नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा चुनाव हमारे सामने हो गए हैं और अब बारी है उपचुनाव की। जी हां, उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। तो किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन कौन किस पर कितना ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है, उसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों। कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी किस तरह से ग्राउंड पर लड़ाई करने जा रहे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, और अपनी जीत से अब उत्साहित दिखाई दे रहे हैं दोनों ही पार्टी के नेता, दोनों पार्टी के लोग। और अब अगली परीक्षा जो है वो उपचुनाव की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 30 सीटों पर कब्जा किया दोस्तों, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बेहद उत्साहित हैं और अब नजरें उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। तो यूपी के कई ऐसे नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ा और मौजूदा समय में वो सांसद बन चुके हैं। और अब जो लोग सांसद बने हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कि विधानसभा के सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्य थे, यानी कि विधायक थे और एमएलसी थे। और उनके सांसद बनने के बाद अब ये सीटें खाली हो गई हैं। तो कहा यह जा रहा है कि यहां पर चुनाव होना है। तो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं कि नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर उपचुनाव होना है, जिस पर चुनाव होना है, और एक विधान परिषद की सीट है दोस्तों जिस पर उपचुनाव होना है। तो 6 महीने के अंदर ये चुनाव कराना है। तो लोकसभा चुनाव बीत चुका है और अब विधानसभा का उपचुनाव हमारे सामने है। तो 9 सीटों पर दोस्तों चुनाव होने वाला है। एक विधान परिषद की सीट है जिस पर चुनाव होगा। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तो होना है दोस्तों। उनमें से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 3 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और एक यानी कि एक सीटों पर आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा है। यानी कि 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी 2022 के चुनाव में। जो अभी सांसद बने हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, उनके पास, समाजवादी पार्टी के पास ये सीटें हैं। 3 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, आरएलडी और निषाद पार्टी से एक जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं, एक सीट उनके पास थी। तो 9 सीटों में 5 सीटें बीजेपी और एनडीए सहयोगियों के पास है। टोटल 5 सीटें मान के चलिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन की अगर जब हम बात करते हैं तो गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग जो कि सांसद बन चुके हैं, हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि जो कि सांसद बन चुके हैं, फूलपुर से प्रवीण पटेल जो कि सांसद बन चुके हैं, मंझवा से विनोद बिंद जो कि सांसद बन चुके हैं, और मीरपुर से विधायक है चंदन चौहान जो कि अब सांसद बन चुके हैं। और अब वो सदन में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये सीटें जो हैं वो खाली हो जाएंगी और यहाँ पर चुनाव होना है। दोस्तों, लोकसभा के रिजल्ट देखने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए के सामने चुनौती किसी से कम नहीं है। यहां पर चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और सवाल यहां पर यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कुनबा इन चुनौतियों से पार कैसे पाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की जीत के बाद बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। यूपी में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं और 6 लोकसभा सदस्य हो गए हैं, 6 सांसद हो गए हैं दोस्तों। इसलिए कांग्रेस चाहेगी कि गठबंधन का जो मैसेज है वो 2027 के विधानसभा चुनाव तक जाए जरूर। 2027 का विधानसभा चुनाव जरूर आ रहा है दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये उपचुनाव है और उपचुनाव में भी दोनों दल मिलकर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यानी लोकसभा के दौरान जो गठबंधन बना हुआ था वो इस उपचुनाव में भी जारी रहेगा। एक तरह से बड़ी अग्नि परीक्षा जरूर होगी हर किसी के लिए, चाहे वो विपक्षी दलों की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। क्यों, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। उपचुनाव से गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी तालमेल की परीक्षा होगी। यानी कि जो सहयोगी हैं, जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में कैसे तालमेल बनता है, गठबंधन के जो सहयोगी अलग अलग दल हैं उनके बीच में कैसे तालमेल बनता है, उसकी एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। बिजनौर से सांसद बनने वाले चंदन चौहान जो कि मीरापुर से आरएलडी के विधायक थे, अब ये सीट उपचुनाव में भी आरएलडी के खाते में जाएगी, क्योंकि बीजेपी आरएलडी के तालमेल की यहाँ परीक्षा होनी है। और ये यहाँ से चूंकि आरएलडी का विधायक था तो जाहिर सी बात है आरएलडी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारेगी और एनडीए की तरफ से वो प्रत्याशी होगा। तो बहुत यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर आरएलडी एक बार फिर से वो जीत हासिल कर पाती है या फिर नहीं। उसी तरह दोस्तों, लोकसभा की जीत में कदम से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी चल रही थी। तो सवाल अब यहां पर उठता है कि क्या सपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उसी तरह से जिस तरह से 2024 में दोनों दल एक साथ आए, एक साथ कार्यकर्ता मिले,
क्या उपचुनाव में भी कार्यकर्ताओं की सक्रियता वैसी ही देखने को मिलेगी? क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे? और कितने हद तक, कितनी मजबूती से यहां चुनाव लड़ पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। कांग्रेस सपा से उपचुनाव सीटें मांग सकती है। जी हां, उपचुनाव में कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी से सीटें मांग सकती है, क्योंकि गठबंधन से अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़वा सकती है। वहीं जितिन प्रसाद की बात करें दोस्तों, तो जितिन प्रसाद जो हैं वो विधान परिषद में थे और उनकी एक सीट खाली हो गई, चूंकि वो पीलीभीत से अब सांसद बन चुके हैं, तो विधान परिषद में भी उनके जीतने से एक सीट खाली हो गई, उस पर भी चुनाव होगा। अब एक और बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, जो क्रॉस वोटिंग की थी समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव के दौरान, उन विधायकों का क्या होगा? इसी साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव हुए थे, उसमें क्रॉस वोटिंग हुई थी। छह समाजवादी पार्टी के ऐसे विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और उनके ऊपर भी, उन विधायकों के ऊपर भी तलवार लटक रही है। कौन कौन है, जल्दी से नाम गिना देते हैं हम। पहला नाम आता है मनोज पांडे का, ऊंचाहार से विधायक, राकेश पांडे जलालपुर से विधायक, अभय सिंह गोसाईगंज से विधायक, राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से विधायक है, विनोद चतुर्वेदी कालपी से, और पूजा पाल चायल से विधायक है। तो ये 6 विधायक जिन्होंने धोखा दिया समाजवादी पार्टी को और पाला बदल लिया राज्यसभा के चुनाव के दौरान। अगर समाजवादी पार्टी इन बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करती है और अगर विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर कोई एक्शन ले लिया, उनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो दोस्तों ये मान लीजिए कि इन 6 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना तय है। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि विधानसभा का उपचुनाव इन सीटों पर भी होना तय है। माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इन सीटों पर अपना पूरा दमखम दिखाएगी, पूरे जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी अगर इन पर चुनाव होता है तो, क्योंकि इन विधायकों को समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कतई छोड़ने के मूड में नहीं है, माफ करने के मूड में कतई नहीं दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन की पहली परीक्षा होने जा रही है दोस्तों। जी हाँ, गठबंधन की, जो लोकसभा चुनाव में हमने देखा उसके बाद ये गठबंधन की पहली अग्नि परीक्षा होने जा रही है। 2027 में विधानसभा चुनावों में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन बरकरार रखना चाहती है। जो नेता दोनों तरफ से जो बयानबाजी कर रहे हैं, जिन नेताओं के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस हो चाहे सपा हो, उनके बयानों से तो कम से कम यही लग रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन जारी रहेगा। तो ये अब विधानसभा चुनाव तो 2027 में, लेकिन उससे पहले इन सीटों पर उपचुनाव होना है। तो लोकसभा चुनावों से शुरू हुए इस गठबंधन की पहली अग्नि परीक्षा कहा जाए दोस्तों ये उपचुनाव, तो गलत नहीं होगा। और अगर यहां पर दोनों लोग एक साथ लड़ते हैं तो विधानसभा स्तर पर भी तालमेल अच्छा होता है, परिणाम बेहतर आते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में आए हैं। रिजल्ट अगर बेहतर आते हैं तो आप ये मान के चलिए निश्चित तौर पर दोनों दल विधानसभा 2027 का चुनाव एक साथ लड़ते हुए दिखाई जरूर दे सकते हैं। लोकसभा में अच्छा रिजल्ट आया है, विधानसभा में अच्छे रिजल्ट की आस जरूर होगी, क्योंकि उत्साह बहुत ज्यादा इस वक्त भरा हुआ है। अच्छी खासी सीटें जीत कर आया है इंडिया गठबंधन। उपचुनाव में बहुत कुछ तय हो जाएगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, लेकिन यहां पर मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के सामने बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जिन जिन सीटों पर, 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा है इन 9 सीटों में से, और उन 5 सीटों को बरकरार रखना, जीत बरकरार रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।